नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त का भारतीय संविधान में विशेष महत्व है। आइए बात करते हैं indianconstitution.in पर 5 अगस्त के महत्व की और अनुच्छेद 370 के बदलाव की। आज से एक वर्ष पहले 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने अपने ऑर्डर के द्वारा अनुच्छेद 370 में बदलाव करते हुए भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लगा दिया। उससे पहले भारत के 3 संविधान होते थे, यानी कि एक पूरे भारत का संविधान, एक पूरे भारत का वो संविधान जो जम्मू कश्मीर में लगता था बदले हुए फॉर्मेट में, और तीसरा वो जो उस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगता था जम्मू कश्मीर के, यानी कि जम्मू कश्मीर का संविधान। तो उस दिन हुआ क्या, 5 अगस्त से क्या बदलाव हुए, तो उस पर अगर हम बात करें तो सिंपल लेमन के हिसाब से समझें तो ये समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसे था कि भारत का संविधान है, एक हमारे पास जम्मू कश्मीर का संविधान है, और एक ऐसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा एक संविधान जो कि जम्मू कश्मीर पे लगता है लेकिन जो है वैसा नहीं है जैसे भारत का संविधान है, उसमें बदलाव किए गए। तो ये हमारे पास संविधान है। उस दिन अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल करते हुए इस संविधान को पूरा का पूरा लगा दिया, जिसके चलते ये दोनों हिस्से या तो आप खत्म मान लीजिए या इसको ऐसे मान लीजिए कि ये जो संविधान था ये अब पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में, इस किताब के फॉर्मेट में, भारत के संविधान के फॉर्मेट में जम्मू कश्मीर में लगेगा। 370 अभी भी है, लेकिन पहले ये कहा गया था कि किस तरह से 370 जम्मू कश्मीर में लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है समय समय पर पिछले 70 सालों में उसमें जो आर्टिकल एक्सटेंड किए गए भारत के संविधान के जम्मू कश्मीर में, उसमें ऐसा नहीं किया गया कि एज इट इज वो वहां पर अप्लाई कर दिए गए। किसी में मॉडिफिकेशन किया गया, किसी में एक्सेप्शन डाला गया, कोई ओमिट भी कर दिया गया। तो इस तरह से व्यवस्था थी। तो वो उसके लिए एक जो प्रोसीजर था वो अनुच्छेद 370 में दिया गया था। अब राष्ट्रपति महोदय ने ये कर दिया है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में सारी अमेंडमेंट्स के साथ वैसे ही लगेगा जैसे पूरे भारत में है, चाहे कुछ जैसे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 152 में और अनुच्छेद 308 में एक्सेप्शन दी हुई है, लेकिन उसको बोलते हैं कि उन एक्सेप्शन के रहते हुए भी पूरा का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लगेगा। यानी कि जो स्टेट का वो है संविधान, जो पार्ट 6 से ज़्यादातर कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं उससे कोरस्पॉन्डिंग था, और कुछ और भी चीज़ें थी जो भारतीय संविधान के दूसरे हिस्सों में है। तो वो एक्लिप्स हो गया एक तरह से, वो पीछे हो गया है, पूरा का पूरा संविधान अब वहाँ पर लग गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर का प्रिंसली स्टेट था जब 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ, तो उस समय जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य था उसका एक हिस्सा उस समय 1947 में ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा एक तरफ आता था और दूसरा हिस्सा जो था मीरपुर मुजफ्फराबाद का, जिसको हम पूरे को मिला करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। फिर 1962 में जो है, हो तो पहले ही गया था, लेकिन 1962 में अक्साई चीन वाला हिस्सा चाइना ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो भी जम्मू कश्मीर राज्य का क्षेत्र ही था, यानी कि अंतर्गत वो भारत का क्षेत्र था, वो भी जम्मू कश्मीर के हिस्से जो हिस्सा था वो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा था वो हमारे पास है, लेकिन हम भारतीय संविधान के अनुसार और जिस तरह से महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य को एक्सीड किया था भारत में, वो पूरा का पूरा क्षेत्र आज भी हमारा है, जो चाइना के कब्जे में है या पाकिस्तान के कब्जे में। अब 5 अगस्त 2019 को जब बदलाव शुरू हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और दूसरी तरफ लद्दाख का जो हिस्सा है उसको दूसरा यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यूनियन टेरिटरी दोनों जगह बन गई, लेकिन अब ये किया गया है, उसमें व्यवस्था की गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन वो दिल्ली की तरह की यूनियन टेरिटरी होगी। जो लद्दाख है, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, वो केवल यूनियन टेरिटरी होगी। तो ये बदलाव तो सीधे सीधे किए गए थे। उसके बाद जैसे जैसे हम कानून पढ़ते थे तो ज़्यादातर जो सेंट्रल लॉज होते थे उसमें ऐसा लिखा होता था कि भाई ये कानून जो है दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो वहाँ पर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में या तो कुछ कोरस्पॉन्डिंग लॉ होते थे या वो नहीं भी होते थे, तो या उसको जो सेंटर से लगता था उसको एक्सटेंड भी कर लेते थे। लेकिन एक अनोमली इस तरह की थी कि वो चाहते थे तो वहाँ पर बनाते थे कोरस्पॉन्डिंग लॉ या तो नहीं बनाते थे। लेकिन पिछले 1 साल में लगभग में जो कानून थे जो ऐसे थे कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो सब एक्सटेंड कर दिए गए हैं। वो एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब खत्म हो गया है। और वहाँ पर जैसे आरटीआई था तो आरटीआई वहाँ पर अलग तरह का था, इस तरह का और इतना मजबूत आरटीआई नहीं था जैसे रेस्ट ऑफ भारत में था। इसी तरह से देखा जाए तो पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायती राज सिस्टम पूरे देश में संवैधानिक बदलाव के बाद जो है लगा था, वो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं था। ये अनुच्छेद 370 के बदलाव किए जाने के बाद वहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जो कि अभी तक वहाँ पर ना के बराबर था। इसके अलावा वहाँ पर जो महिलाएं थी उनके साथ जो एक तरह से भेदभाव होता था कि अगर वो राज्य के बाहर के किसी राज्य के स्थायी निवासी से बाहर किसी से शादी कर लेती थी तो उसके बच्चों को सक्सेशन राइट उसकी प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता था, ना ही वो वहाँ पर रहने के या सेटल होने के लिए एलिजिबल होते थे। इसी तरह से वहाँ पर जो रिफ्यूजीज आए थे पार्टीशन के समय में वेस्ट पाकिस्तान से, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। वो लोकसभा के जो है के लिए वोट भी डाल सकते थे, उसमें इलेक्शन में भी कंटेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो चुनाव पंचायती राज चुनाव के लिए और विधानसभा के चुनाव में वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह से वाल्मीकि समुदाय के जो लोग थे जो वहाँ पर 1957 में राज्य सरकार के बुलाने पर गए थे, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के, लेकिन उनको केवल ये अलाउ था कि वो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी की जो पोस्ट है केवल उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो हो उनके बच्चे हों कोई भी हो, वो केवल उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी दूसरी पोस्ट या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ना ही उन्हें कोई स्कॉलरशिप या एजुकेशन में जो बेनिफिट दिए जाते थे वो मिल सकते थे, वो सब भी खत्म हुआ है। इसी तरह से एक तरह से जो एक प्रोपेगेंडा ये भी चलता है कि जम्मू कश्मीर एक जो राज्य था वो स्पेशल स्टेटस उनको था वो खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी उन्हें स्पेशल स्टेटस नहीं था, टेम्परेरी प्रोविजन उनके लिए किया गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, इसलिए ये ऑटोमेटिकली या तो पाकिस्तान में जाना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, या ये अलग भी हो सकता था। जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट का डिस्कशन अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहा था तो आप उसका डिस्कशन भी देख सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे कि जो रियासतों को आज़ाद कर देना चाहिए या इनको ये राइट देना चाहिए। लेकिन इसमें किया ये गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कि राजाओं को ये अधिकार दिया गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन होने से भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन बन रहे हैं, उन 2 डोमिनियन में किसी एक डोमिनियन में आपको शामिल होना है, बशर्ते कि वहाँ पर ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी हो, कंडीशंस ऐसी हो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर ज्योग्राफिकली भी अगर अलूफ है, दूर है, तो वो उसमें हो सकता है। जैसे कि हैदराबाद या जूनागढ़ पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे। हाँ, जम्मू कश्मीर दोनों भारत और पाकिस्तान डोमिनियन के बीच में था, दोनों से कंटिग्यूस था, तो महाराजा को डिसाइड करना था कि किस तरफ जाना है। महाराजा ने डिसाइड किया कि मुझे भारत के साथ शामिल होना है, और उसी हिसाब से जिस दिन महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसी दिन से पूरा जम्मू कश्मीर राज्य जो उस दिन था 15 अगस्त 1947 के दिन जो उसकी बाउंड्री थी, वो पूरा का पूरा वहाँ के लोगों के साथ भारत का अभिन्न अंग हो गया था। जो और बहुत सी बातें ऐसी होती है कि जैसे वहाँ पर तो 1963 तक प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री एक्चुअल में 1947 से पहले भारत में हर रियासत के प्रधानमंत्री होते थे, यानी पूरे भारत में तकरीबन 600 प्रधानमंत्री होते होंगे, और महाराजा जिसको चाहते थे उसको प्रधानमंत्री बना सकते थे अपनी रियासत का। उसी तरह से 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने अपनी मर्जी से महाराजा बनाए, वो प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन उसके बाद जब भारत सरकार का उसमें इंटरफेरेंस हुआ तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को चुना, जबकि उससे पहले
जस्टिस मेहरचंद महाजन वहाँ के प्रधानमंत्री 6 महीने तक रहे। वो बड़ा क्रूशियल टाइम था। और वो मेहरचंद महाजन जब वहाँ से उन्होंने अपना जो पद त्याग किया तो उसके बाद वो ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस बने और बाद में वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तीसरे बने। तो जो राजा किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता था, उसी तरह से नेहरू के दबाव में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद शेख अब्दुल्ला के दबाव में नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से निकलवा दिया। तो वो महाराष्ट्र में जाकर के, मुंबई में जाकर के रहने लगे और उनके बेटे को वहाँ पर रीजेंट बना दिया और उसी से सारा वो काम लेने लगे। और एक समय के बाद 3-4 साल के बाद शेख अब्दुल्ला ने अपने रंग दिखाने शुरू किए और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर तो अलग भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट नेशन हो सकता है। ये इस तरह की बातें जब उन्होंने करनी शुरू की तो प्रधानमंत्री नेहरू को समझ में आया और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। उससे जस्ट 2 महीने पहले जब उनको जेल में डाला गया था, 2 महीने पहले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के उस समय के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, वो जम्मू कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में जो है एक प्रधान, एक निशान और एक विधान ही रहेगा। यानी कि ना तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, ना निशान अलग हो सकते हैं भारत का और किसी और राज्य का, और ना ही तो जो है संविधान 2 हो सकते हैं। तो जब वो जम्मू कश्मीर गए तो उनको जेल में डाल दिया शेख अब्दुल्ला ने। उसके बाद उनकी वहाँ पे रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। वो भी बड़ा इशू बना। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो जम्मू कश्मीर को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही थी नेहरू के द्वारा, उसका विरोध किया था। और उसी दिन से जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उस अपने जो उनका मोटिव कहिए या मोटो कहिए कि एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान का जो नारा था वो 70 सालों तक चलता रहा और नरेंद्र मोदी ने उसको अंततोगत्वा 5 अगस्त 2019 को पूरा किया। लेकिन उस पूरे व्यवस्थाओं में जब देखोगे कि जो बड़ा मिसयूज जो 370 का हुआ था वो हुआ था 14 मई 1954 को। जब 14 मई 1954 को भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लगाया गया तो वो एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ लगाया गया और उसमें आर्टिकल 35A जोड़ा गया, जो कि एक मेजर जो डिस्क्रिमिनेशन का कारण था जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और बाकी देश के नागरिकों के बीच। ये कहता था कि जो आर्टिकल 35A है वो उन परमानेंट रेजिडेंट्स को, जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, अगर उनको देता है कोई प्रेफरेंशियल राइट और शेष भारत के नागरिक जो हैं उनको अगर डिनाई करता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस तरह का वो अनुच्छेद था। तो उसको मिसयूज करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते गए। जबकि 14 मई 1954 से पहले महाराजा हरि सिंह का जो एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ था वो इस तरह का नहीं था, वो ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं था। उसमें ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप और मैं कोई ये चाहें कि मैं जम्मू कश्मीर में जाकर के सेटल होना चाहता हूँ तो उसमें ब्लैंकेट बैन नहीं था। उसमें यह था कि आप जाइए, आप जाकर के जब रहेंगे तो आप एक सर्टेन पीरियड के बाद, यानी कि 10 साल के बाद, 10 साल तक आप रहेंगे। शुरू में जैसे रैयतनामा, इजाजतनामा मिलता था, फिर रैयतनामा मिल जाता था। तो 10 साल तक जब आप रहेंगे तो आपको फिर वो एक क्लास, जो सब्जेक्ट के क्लास थे, क्लास ABC, उस ढंग से आपको एक क्लास में डाल दिया जाता था और पर्टिकुलर उस क्लास के हिसाब से आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो जाते थे। आपके पास वो सारे अधिकार होते जो वहाँ पर नेटिव जो रेजिडेंट थे उनके पहले से उनके पास अधिकार थे। यानी कि 10 साल का एक रीजनेबल टाइम वहाँ पे रखा गया था, इसलिए कि वो मिसयूज ना करें लोग। जैसे आज भी रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट वाइज जो स्टेट रेजिडेंस के बेस पे जो प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब्स में या कहीं मिलती है, वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकती है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने ब्लैंकेट बैन कर दिया और उसके बाद से जम्मू कश्मीर एक तरह से एक ब्लैक होल कहिए या ऐसे एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टाइप का उन्होंने कि जम्मू कश्मीर के बासिंदे और बाहर के लोग
तो वो दो कैटेगरी बन गई। वो सारे बेनिफिट ले सकते थे पूरे भारत में, लेकिन पूरे भारत रेस्ट ऑफ इंडिया के जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर में ऐसे कोई बेनिफिट ले नहीं सकते थे। वन वे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ये हो रहा था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके साथ जो 370 है उसको रिस्टोर करना चाहिए, उनको जो स्पेशल स्टेटस था वो दिया जाना चाहिए। अगर हम भारतीय संविधान के हिसाब से भी देखें तो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो कि गाइडिंग लाइट कह सकते हैं हम सब के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम सब ने जो डिसाइड किया था उसमें इक्वलिटी की भी बात की गई है। तो इक्वलिटी की जब बात की गई है तो वो इक्वलिटी कहाँ होती है, जब आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इस तरह से देते हो जो अनरीजनेबल है, कि कोई एक किसी स्टेट का व्यक्ति है तो उसको उस तरह से, क्या ऐसी कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो थी? अगर वो ऐसी थी तो जम्मू कश्मीर का जो मामला है अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक तरह से भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसको भी वोलेट करता था, जिसे भारत की संसद ने, भारत के राष्ट्रपति ने और भारत के लोगों ने ख़त्म किया है। और पूरा भारत, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बातें जो चलती है, वो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और पिछले एक साल में बहुत से बदलाव हुए हैं। एक इसको आम आदमी की भाषा से ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पिछले साल संसद में लद्दाख के जो सांसद हैं उन्होंने बोला भी कि कुछ जो दिक्कत हो रही है वो दो परिवारों को हो रही है जो राज कर रहे थे, जो शासन व्यवस्था में लोगों की सेवा नहीं कर रहे थे, जो राज कर रहे थे उनका राज चला गया है, केवल ये इशू है। अदरवाइज आम जन जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उनके लिए ये न्याय हुआ है। वो क्यों हुआ है, इसको आम आदमी की धारणा से, आम आदमी के हिसाब से हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे किसी आम व्यवस्थाओं में ऐसा होता है कि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो 5 लोग भी होते हैं तो इकट्ठे होकर के 95 लोग जो शरीफ लोग होते हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि मैं इस पंगे में क्यों पड़ूं, तो वो 95 लोगों पे हावी हो जाते हैं। इसी तरह से वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मेंटलिटी के जो लोग थे वो 5% लोग हैं, लेकिन वो वहाँ के 95% जनता पर हावी हो गए और वहाँ पर उनके हिसाब से सब कुछ होने लगा। वो चीज़ें बदली हैं पिछले एक साल में। अब वहाँ पर जो है सेपरेटिज्म को ओपनली कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है और नेशनल इंटीग्रेशन वहाँ हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो कि सेल्फ रूल, एक्चुअल में जो सेल्फ रूल होता है वो पंचायती राज सिस्टम से होता है, तो पंचायती राज सिस्टम वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर था, जिसको अब एम्पावर किया जा रहा है। आने वाले समय में हाँ, उनको डिमोटिवेट करने के लिए टेररिस्ट या पाकिस्तानी जो सिस्टम है वो ये जरूर करने की कोशिश करता है उसको डिमोटिवेट करने के लिए कि जो पंचायती राज के नुमाइंदे होते हैं, जो सरपंच होते हैं, मेंबर होते हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, उनकी मृत्यु भी कई बार होती है। तो उसमें उनको एम्पावर और किया जाना चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए। लेकिन जो सेल्फ रूल है वो किसी एक परिवार को नहीं, वो सेल्फ रूल भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो 3 टायर सिस्टम जो क्रिएट किया गया वो इसीलिए किया गया कि कोई गांव या कोई कस्बा वो खुद डिसाइड करे कि वहाँ किस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वहाँ का फाइनेंस किस तरह से होना चाहिए। वो पूरे देश में जैसा होता है अब वहाँ पर भी वहाँ के गाँव और वहाँ के शहरों को भी वो अधिकार मिले हैं और उससे वो ज़्यादा आगे डेवलपमेंट की स्थिति में जाएंगे। और जो ट्रू इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं भारत की, वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 5 अगस्त 2019 को लिया गया। पिछले एक साल में देखने में ये आता है कि काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। वो एक स्टेप है टुवर्ड्स बेटरमेंट, टुवर्ड्स वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वो सब जो बातें हैं वो उस दिशा में उठाए गए कदम हैं। और जो उस बात को रिस्टोर करने की बात करते हैं या इस तरह से बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की जो बात करते हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं। जिस तरह से भाई हो सकता है कोई मेरे को भी कहे कि ये आपका एजेंडा है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान के अनुसार पूरे देश में एक शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक संविधान व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो हो गई है। जो कि एक अभी तक जो डिस्क्रिमिनेटरी पैटर्न था वो ख़त्म हुआ है और उसी हिसाब से हमें आगे भी बढ़ते हुए वो सब करना चाहिए।
पिछले एक साल में थोड़ी बहुत एक इशू जो रहता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का रहा है। वो इसलिए भी रहा है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जहाँ कहीं भी कोई टेररिस्ट होता था और वहाँ पर जब आर्म्ड फोर्सेस के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जब वहाँ पहुँचते तो पता चलता था कि वहाँ पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि से मैसेज करते हुए वहाँ पर सैकड़ों और हजारों की व्यवस्था के नंबर में वहाँ पर यूथ को बुला लिया जाता था और वो फिर पत्थरबाजी करते थे पुलिस पर, फौज पर। तो उससे फौज को नुकसान होता था, आम नागरिकों को भी नुकसान होता था और आतंकवादी बच निकलते थे। तो उन बातों को भी ध्यान रखते हुए काफ़ी जगहों पर जो है इंटरनेट 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसा नहीं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी को कंट्रोल किया गया है। 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ है, ब्रॉडबैंड भी है BSNL के द्वारा। लेकिन लोगों को जब एक्चुअली किसी बात में कमियां निकालनी हो तो कमियां बहुत निकाल सकते हैं, अच्छाई ढूंढनी हो तो अच्छाई बहुत ढूंढ सकते हैं। आपका अपना नजरिया होता है, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन रहा है भारत के संविधान के नज़रिए से, और ये एक सही कदम उस समय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उठाया गया। जो एक 70 साल की अनोमली थी वो सही की गई और सही दिशा में हम बढ़ चले हैं। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।